हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें जो गॉस है वो साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक थ्योरम दी थी। ठीक है, उस थ्योरम को हम बोलते हैं गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक चार्ज पार्टिकल अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q। ठीक है, और इस चार्ज को हम एक क्लोज्ड सरफेस में बंद कर देंगे। ये क्लोज्ड सरफेस कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी अ स्फीयर। ठीक है ना, सर्कल नहीं बेटा, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लोज्ड होना चाहिए, हर तरफ से चार्ज बंद होना चाहिए। ठीक है ना, एक आप इसको क्यूब के अंदर भी बंद कर सकते हैं, स्क्वायर के अंदर नहीं, क्यूब के अंदर। ठीक है ना, आप इसको क्यूब के अंदर भी बंद कर सकते हैं इस चार्ज को। ठीक है, या फिर आप इस चार्ज को एक कोन के अंदर भी बंद कर सकते हैं इस तरीके से। बस ध्यान रखिएगा कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। आप इसको कोन के अंदर भी बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, फिगर 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 2 डायमेंशनल नहीं, या फिर कोई इरेगुलर सरफेस भी होना चाहिए। बस हर तरफ से चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं, ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं, इस तरीके के चार्ज को बोला जाता है एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर तरफ से पैक्ड है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर किसी चार्ज को रखेंगे, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर किसी चार्ज को रखेंगे, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी गिवन बाय 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is given by 1/ε0 times the charge enclosed by that surface। क्योंकि सरफेस के अंदर Q चार्ज है तो हम यहाँ पे भी Q लेंगे। अगर यहाँ पे Q डैश चार्ज होता तो यहाँ भी Q डैश लेते हैं। अगर यहाँ पे 2Q डैश होता तो यहाँ पे भी हम क्या लेते, फ्लक्स के अंदर हम क्या लेते, 1/ε0 टाइम्स 2Q डैश चार्ज। ठीक है ना, इसके काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं गॉस थ्योरम लिख देती हूँ। According to this theorem, the electric flux passing a closed surface, passing through या फिर linked through a closed surface is given by 1/ε0 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है ना, अब इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेटा इस तरीके से बनते हैं कि सपोज करो हम इस कोन के साइज को अगर डबल कर दें, अगर हम इस कोन के साइज को डबल कर दिया, ठीक है ना, लेकिन चार्ज अभी भी वही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, तो क्या हमारा फ्लक्स जो है वो डबल हो जाएगा, क्या हमें उसको डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द सरफेस पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, शेप कितना भी हो, साइज कितना भी हो, ठीक है ना, ये उन पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q कितना है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये जो कोन है, ये कोन छोटा हो, ये क्लोज सरफेस छोटा हो बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक Q का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, ये भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है और वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता।
इसका मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताती हूँ बेटा, जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे हमें 3 स्फीयर्स दिए हैं, ठीक है ना। दिस इज स्फीयर 1, स्फीयर 2 एंड स्फीयर 3, ठीक है। और आपको यहाँ पे सेंटर पे एक क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज सरफेस ए, दिस कैन बी रिटन एज सरफेस बी एंड दिस कैन बी रिटन एज सरफेस सी। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर्स ए, बी एंड सी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डेटा भी दे सकते हैं। सपोज करो इसकी रेडियस आपको दे दी r, ठीक है ना। सपोज करो ये सबसे छोटे वाले की आपको रेडियस दे दी r, ठीक है। उससे बड़े वाले की रेडियस आपको दे दी 2r और सबसे बड़े वाले की रेडियस आपको दे दी 3r, ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है ना। उसकी रेडियस कितनी है, शेप कैसी है, डायमेंशन कैसे, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो आप देखिए जो हमारा पहला स्फीयर है ए, ये जो पहला स्फीयर है ए, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर एक ही चार्ज है Q, है ना। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q। तो इसका फ्लक्स हो गया हमारा फ्लक्स थ्रू A इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Q, ठीक है ना। ये हो गया फ्लक्स थ्रू A, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू B, तो B का सरफेस देखिए, B के सरफेस के अंदर भी कितना चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ Q, ठीक है ना। क्योंकि B के अंदर भी Q ही चार्ज है तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा 1/ε0 इंटू Q। इसका भी सेम ही फ्लक्स होगा, ठीक है ना, सेम फ्लक्स थ्रू B, सेम फ्लक्स थ्रू B, ठीक है। और इसी तरीके से अगर A को देखेंगे हम तो C को, अगर हम C को देखेंगे तो C के अंदर भी कितना चार्ज है, इस स्फीयर के अंदर भी कितना चार्ज है Q। तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा 1/ε0 इंटू Q, चार्ज की जगह Q ले लेंगे। तो यही फ्लक्स किसके अक्रॉस है, C के अक्रॉस भी यही फ्लक्स है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू A, B एंड C इज सेम गिवन बाय Q/ε0, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया जाता कि हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, स्फीयर A, B एंड C, ठीक है। और आपको कुछ चार्जेस दिए हैं, यहाँ पे सपोज करो है 2Q चार्ज, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो है -Q चार्ज, यहाँ पे सपोज करो है -3Q चार्ज और यहाँ पे सपोज करो है 4Q चार्ज और यहाँ पे हमने ले लिया 7Q, ठीक है। और मैं आपको इनका डायमेंशन दे देती हूँ। आपको जो है इनकी रेडियस दी हुई है, इट्स रेडियस इज सपोज R, ठीक है। इसका रेडियस है आपको दूसरे स्फीयर का 2R या फिर 3R ले लेते हैं, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऑल्दो इट डजेंट मैटर। और जो सबसे बड़ा वाला है उसका आपको रेडियस दिया है सपोज 5R, ठीक है ना, ये रेडियस आपको दिया है 5R, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड, इन तीनों स्फीयर्स के नाम भी दे देते हैं। सपोज दिस स्फीयर इज A, दिस स्फीयर इज B एंड दिस स्फीयर इज C, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड the electric flux phi E linked with spheres A, B and C, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है।
तो अब सबसे पहले हम बेटा सी स्फीयर का, जो सबसे छोटा स्फीयर है, उसका फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर आप सी स्फीयर को देखेंगे, ये सबसे छोटा स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4q चार्ज है, बाकी चार्जेस इसके बाहर हैं। ये सॉरी, दिस इज रेडियस, आई विल रिपीट अगेन। ये सबसे छोटा स्फीयर है, स्फीयर सी, ठीक है ना। इसके अंदर कितना चार्ज है? सिर्फ एक, 4q का, ठीक है ना। बाकी चार्जेस 7q माइनस 3q माइनस q प्लस 2q, ये सब तो बाहर है, ये सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इस स्फीयर के अंदर का चार्ज ही इसका इसमें फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। तो हम स्फीयर सी का फ्लक्स लिख देंगे, फ्लक्स रिलेटेड विद स्फीयर सी इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू चार्ज होता है, वो चार्ज लेते हैं जो स्फीयर के अंदर है, उसके बाहर वाला चार्ज नहीं लेते। तो ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू 4q, जिसको हम लिख सकते हैं 4q/ε0। ये है फ्लक्स लिंक्ड विद स्फीयर सी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फ्लक्स लिंक्ड विद स्फीयर बी निकालें, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद स्फीयर बी। तो बेटा हम बी वाला स्फीयर देखेंगे, उसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सब फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये है हमारा स्फीयर बी। इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज दिख रहा है? ये है 7q, ठीक है, ये है -3q, और इसी के अंदर है 4q। 4q सी के अंदर भी था, बी के अंदर भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि बी के बाहर है, ठीक है ना। तो ये टोटल 7q 4q हो गया हमारा कितना? 13q। इस 13q में -3q जब लेंगे तो आ जाएगा 10q। ये हो गया टोटल चार्ज, करेक्ट। 7 + 4 हो गया 11। 7q + 4q, this becomes 11q. 11 - 3q will become 8q, ठीक है ना। तो ये जो 8q है ये टोटल चार्ज है। और ओके, आई हैव डन द क्या कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक, दैट डजंट गिव यू द लिबर्टी, ओके, सो दैट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी। तो ये 8q हो गया इसका टोटल चार्ज, ठीक है ना। तो बी के अंदर के जितने चार्जेस हैं वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, सो दिस विल बिकम, द फ्लक्स विल बिकम 8q/ε0, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, हम सी स्फीयर का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सी स्फीयर के लिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी, सी का हम निकाल चुके थे ए स्फीयर के लिए, ठीक है, सबसे बड़े वाले स्फीयर के लिए। तो आप देखिए बेटा, ये हम इस ए स्फीयर लेते हैं, और इस ए स्फीयर के अंदर के चार्जेस हैं, ये जो इसके अंदर का जो पोर्शन है, इसमें जितने भी चार्जेस होंगे, इस स्फीयर के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे उन सबको लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर चार्जेस हैं 7 + 4, ये हुआ 11। 11 - 3 हुआ 8। 8 - 1 हुआ 7, ठीक है ना। देखो ये टोटल -4 + 4, ये तो कट जाएगा, बचा 7। तो टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। तो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर, ए के अंदर टोटल आ रहा है हमारा सॉल्व करने के बाद 7q, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 7q। तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा 7q/ε0। ये हो गया फ्लक्स लिंक्ड विद ए। अब अगर आपको लग रहा है कि जो 2q चार्ज बाहर है इसका क्या होगा, ठीक है ना, तो बेटा ये 2q चार्ज किसी के भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ना तो ए के, ना तो बी के, और ना ही सी के। उसका रीज़न है ये किसी के अंदर भी नहीं है, किसी भी स्फीयर के अंदर नहीं है, ये बाहर है। और अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको कहा था कि वो चार्ज कंट्रीब्यूट करता है जो एनक्लोज्ड होता है। एनक्लोज्ड मतलब सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर वाले चार्ज को तो हम काउंट ही नहीं करते, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। क्यों नहीं करता उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेटा फॉर्मूला वाइज तो आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन ε0, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वाइज मतलब अलग होता है। इसका फ्लक्स का जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है आपको पिछली क्लास में बताया था, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस क्रॉसिंग। ठीक है ना, तो अगर तो चार्ज अंदर है और पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस हम जानते हैं पॉजिटिव से दूर जाती हैं, तो सिर्फ ये फील्ड लाइंस बाहर ही जाएंगी, अंदर तो आएंगी नहीं। तो कितनी फील्ड लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो हम कह देंगे फ्लक्स 6 है हमारा, सपोज करो। लेकिन अगर चार्ज यही बाहर होता, सपोज करो ये चार्ज हमारा बाहर होता, सपोज करो ये चार्ज बाहर होता, तो इसमें से फील्ड लाइन देखो बेटा, ये फील्ड लाइन अगर सरफेस के अंदर गई तो बाहर भी तो आएगी। ठीक है ना, यानी कि एक फील्ड लाइन अंदर गई और वही बाहर भी आ गई। अंदर जाने के लिए अगर पॉजिटिव लेंगे तो बाहर आने के लिए नेगेटिव लेंगे, तो अंदर वाली +1 और बाहर वाली -1 एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आप रिपीटिंग अगेन बेटा, अगर कोई चार्ज बाहर होता है ना सरफेस के, तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट इसलिए नहीं करता क्योंकि उस चार्ज से जितनी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जाती हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर भी आती हैं। अगर अंदर जाने वाले को हम प्लस ले रहे हैं तो बाहर आने वाले को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अगर +4 अंदर गई हैं और बाहर आने वाली भी -4 है, तो +4 -4 कट के कितना दे देगा, 0। अगर 5 फील्ड लाइंस अंदर जाती तो 5 ही बाहर आती, तो +5 -5 कितना दे देता, 0। अगर 10 फील्ड लाइंस अंदर जाती तो 10 बाहर आती, तो +10 -10 कितना दे देता, 0। इसलिए कोई चार्ज अगर सरफेस के बाहर रखा है तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता। रीजन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट एंटर द सरफेस आर सेम एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट एग्जिट दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है ना, तो इस न्यूमेरिकल में देखो, ये जो चार्ज 2q सरफेस के बाहर रखा है, ये किसी के भी फ्लक्स में इसलिए नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। सपोज इसमें से 2 फील्ड लाइंस अंदर गई तो अंदर जाके खत्म तो हो नहीं जाएंगी, यही फील्ड लाइंस क्रॉस करके बाहर भी आएंगी। ठीक है ना, तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करके कितना दे देंगी, 0। जबकि इस चार्ज को अगर देखोगे तो फील्ड लाइन अगर बाहर गई तो अंदर क्यों आएगी, ये तो बाहर आ गई, घूम के तो वापस आएगी नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है ना, और वो क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, तो घूम के अपने आप तो वापस आएगी नहीं, इसलिए ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये हैं, और दूसरा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं क्वेश्चन को। इफ द रेडियस ऑफ द sphere is doubled, then how does it changes the flux related with the surface? Then how much change occurs in the electric flux? तो बेटा इसका आंसर है नो चेंज। ठीक है ना, लेकिन अगर पेपर में आप लिख के आ गए नो चेंज तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें जो है आंसर में आंसर के साथ रीज़न भी देना पड़ता है। ठीक है ना, तो आंसर है नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका रीज़न है बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड परमिटिविटी, यानी कि मीडियम एयर है, वाटर है, क्या है, वो डायमेंशन पे डिपेंड, वो सर इस डायमेंशन यानी कि साइज, यानी कि स्फीयर का रेडियस। ठीक है ना, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। तो रेडियस को आप डबल करिए, ट्रिपल करिए, हाफ करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो भी बता देते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसमें दिया रहता है सपोज देयर इज अ चार्ज Q। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके पास में एक स्क्वायर शीट रखी है। ठीक है ना, उस शीट में से कितना फ्लक्स जाएगा। ठीक है ना, उस शीट में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। तो बेटा अभी आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम ये फॉर्मूला तब यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम ये फॉर्मूला तब यूज़ कर सकते हैं जब सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, हर तरफ से सरफेस अगर बंद है। ठीक है ना, अगर ये चार्ज है
और आपने यहाँ पे एक शीट रख दी, तो ये हर तरफ से तो क्लोज नहीं है, चार्ज यहाँ से खुला है, 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 सिर्फ एक ही तरफ से तो ब्लॉक किया है आपने, है ना। तो पहले हम सरफेस को क्या करेंगे, क्लोज, फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए हम एक क्यूब बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। एक क्यूब बनाइए इस तरीके से, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ ढंग से फिगर को। हम एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये हमने क्यूब बनाया। आपको बोला गया था ना कि इस सरफेस पे कितना फ्लक्स है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है इस पे कितना फ्लक्स है, करेक्ट। ये सरफेस पे आपसे पूछा है। तो देखो इस सरफेस को हमने सबसे पहले, तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इसको हमने सबसे पहले क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कैसे क्लोज कर दिया, ये क्यूब बना के, ठीक है ना। अब ये क्लोज सरफेस है, हर तरफ से क्लोज्ड है, चार्ज बिल्कुल अंदर पैक हो गया। तो अब इस पूरे क्यूब से, ये जो आपको पूरा क्यूब नज़र आ रहा है, इस पूरे क्यूब से क्रॉस होने वाला फ्लक्स होगा 1/ε0, और इसके अंदर कितना चार्ज है, Q। ये होगा आपका पूरा फ्लक्स, ठीक है ना। लेकिन ये फ्लक्स किससे निकल रहा है, क्यूब से। लेकिन हमें क्यूब से नहीं निकालना, हमसे पूछा है स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो बेटा एक क्यूब में कितने स्क्वायर्स, कितने फेजेस होते हैं, 6, ठीक है ना। तो अगर हम देखें फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द क्यूब और फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज 1/ε0 इंटू क्यूब। और क्यूब में कितने स्क्वायर्स होते हैं, 6 फेजेस, 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो अगर 6 फेजेस से अगर Q/ε0 है, तो यूनिटरी रेशियो और यूनिटरी मेथड में बेटा हम बता सकते हैं एक फेज से, यानी कि एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, Q/ε0 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा Q/6ε0। जिनको नहीं समझ में आया, देखो बेटा ये ऐसा है कि अगर हमारे पास 6 चॉकलेट्स की कॉस्ट है ₹30, तो हमारे पास एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, 30/6, दैट इज ₹5, करेक्ट। 30 को 6 से डिवाइड कर दो तो एक चॉकलेट की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से 6 फेजेस का ये फ्लक्स है, तो एक फेज का फ्लक्स निकालने के लिए इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। Q/ε0 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा Q/6ε0। तो ये फ्लक्स किस में से हो गया, एक फेज में से, यानी कि इस स्क्वायर में से आपको जो फ्लक्स निकालना था वो आपने निकाल लिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना, Q/6ε0। तो पूरे क्यूब में से फ्लक्स है Q/ε0, क्यूब